दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको स्वस्थ रहने के तमाम उपाय, तमाम तरह की जानकारी साझा करते हैं। यानी स्वस्थ रहने के लिए आप किन किन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और रोगों से दूर रहने के कौन कौन से टिप्स हो सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपसे हम साझा करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हम आज हाजिर हैं उसका शीर्षक है HIV, TB और स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता अभियान। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना सोनी। डॉक्टर सोनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अर्चना वर्तमान में एड्स कंट्रोल सोसाइटी में राज्य परियोजना निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं और इन तमाम विषयों पर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर सोनी, मेरा पहला सवाल ये, पहले तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज युवा दिवस मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम पे आप मेडिकल फर्टर्निटी, आप लोग क्या जागरूकता अभियान चला रहे हैं और क्या मैसेज हमारे युवाओं को दे रहे हैं? आज जैसा कि 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है और इसमें हम बेसिकली युवाओं से रिलेटेड समस्याओं और उनका सुझाव कैसे कैसे उनसे निवारण करना है इसके बारे में जागृत करते हैं इस वक्त। क्योंकि इस वक्त सरकार के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वन इंडिया @75 जो हमारा कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, इसको हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यूनियन सेंटर मिनिस्टर ने उन्होंने सेंटर से लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे युवाओं को अपनी HIV, TB और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन के बारे में जागरूक करें और ताकि वो स्वेच्छा से ज़्यादा इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर ताकि हम इन सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनका हम जल्दी से जल्दी निपटारा पा सकें। इनका निपटारा पा सकें और यही उद्देश्य जो है आज के इस युवा जो उत्सव है, युवा दिवस है, उस पे आप एक तरह का जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, विशेषकर HIV, TB और स्वैच्छिक रक्तदान के ऊपर। डॉक्टर सोनी, हिमाचल की हम अगर बात करें तो हिमाचल में आप किस तरह के कार्यक्रम एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से चला रहे हैं इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में? इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में जैसा कि आज से ही हम शुरू करने जा रहे हैं, आज से हमने इसको 3 फेजेस में स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। एज पर डायरेक्शंस फ्रॉम नाको एंड स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़, उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से हमने इसको 3 फेजेस में लॉन्च किया है। फर्स्ट फेज में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट फेज में हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स ले रहे हैं। उसमें है हमारा हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी। हम इन 3 जिलों का हमने चयन किया। टोटल वी विल बी टेकिंग 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन टोटल, सेकंड एंड थर्ड फेज में। शुरुआत में फर्स्ट फेज में 3 जिले ले रहे हैं और इन 3 जिलों में हम युवाओं को शामिल करने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इस वक्त फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फेज में हमने 25 स्कूल्स और 25 रेड रिबन क्लब कॉलेजेस में एक एड्स हमारे ही सहयोग से बनी हुई है। एक ऐसी क्लब्स हैं जो कि समय समय पर एड्स से रिलेटेड या कोई भी एक्टिविटी जो युवाओं को, कोई भी जानकारी जो युवाओं को चाहती है, समय समय पर उनको पहुंचाते हैं। तो हम उनके माध्यम से बच्चों में कॉम्पिटिशन्स करवाने जा रहे हैं। उनमें एक पोस्टर कंपटीशन होगा, 1 मिनट वीडियो का होगा। वीडियो में हम रक्तदान से रिलेटेड जो भी बच्चे उसके बारे में 1 मिनट में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं वैसा होगा। और तीसरा रहेगा हमारा TB उन्मूलन के लिए, क्योंकि TB उन्मूलन हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक हम TB उन्मूलन का तक पहुंचेंगे, बट हमारे प्रदेश में हमारा
लक्ष्य है कि हम 2022 तक टीबी उन्मूलन में सफल हो सकें। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की पार्टिसिपेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। जी, इन कार्यक्रम के माध्यम से जैसे आपने कहा शुरुआती तौर पर 3 जिलों से आप युवाओं का चयन कर रहे हैं और व्यापक तौर पर इस अभियान के तहत जागरूक कर रहे हैं, विशेषकर HIV, टीबी और स्वैच्छिक रक्तदान के ऊपर। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो होगी बात की जो आप प्रदेश में क्या कार्यक्रम चला रहे हैं। अब बात करते हैं HIV के ऊपर। मेरा सवाल ये है कि बहुत अच्छा है कि युवाओं से ही आप शुरुआत कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि HIV जो एड्स हैं, इसके बारे में जागरूकता के तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप बताएं कैसे बचाव किया जाए, या बात करें शुरुआती तौर पर प्रिवेंशन, तो क्या बताएंगे आप? HIV एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोग बताते भी नहीं है, इसको थोड़ा सीक्रेट भी रखना चाहते हैं, थोड़ा हेजिटेशन है लोगों में। तो इसके लिए HIV कैसे होती है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जाता है, ये सब चीज़ें हमारे युवाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। और उसमें मैं बोलूँ, अगर आप प्रिवेंशन के बारे में पूछ रहे हैं तो प्रिवेंशन में सबसे पहले तो मैं बोलूँगी युवाओं को पता होना चाहिए सेफ सेक्स मेथड्स बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा HIV फैलता है वो इंट्रावीनस या इंट्राडर्मल ड्रग यूज़र से फैलता है। तो क्योंकि वो सिरिंजेस यूज़ करते हैं और सेम सिरिंज से दूसरा बच्चा भी कई बार ड्रग्स टेक ले लेता है, तो उसके लिए हमारे उनको बताना कि सिरिंजेस को सेफ कैसे एक बार ही यूज़ करना है, सिंगल यूज़ के लिए करना है, देन उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। तीसरा है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। इसमें क्या है कि अगर एक HIV महिला HIV से ग्रसित होगी तो डेफिनेटली वो बच्चे को HIV देने में काफ़ी रहेगा उसका रोल। तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से हमारे कार्यक्रम में, हमारे एड्स कंट्रोल में भी ये कार्यक्रम है कि ट्रैक ऑल द एंटीनेटल मदर्स, हर प्रेग्नेंट वुमेन को हम ट्रैक करते हैं और उनकी जल्द से जल्द पहले ही कांटेक्ट में जैसे ही वो हमारे पास आती हैं तो उनकी हम HIV टेस्टिंग करते हैं। एंड इन केस शी कम्स पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव आती है तो उसकी टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ताकि हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोक सकें, यानी आने वाले शिशु को जो आप बचा सकें, आने वाले बच्चे को हम बचा सकें HIV एड्स से। और ऐसा बहुत बार देखा गया है, ऐसा हमारे पास है भी, प्रमाण भी है कि जब मदर भी पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पॉजिटिव ही हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और चौथा है कि इन्फेक्टेड ब्लड, कहीं से इन्फेक्टेड ब्लड की सिरिंज पड़ी है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, इन सब चीज़ों को रोकना है जो कि अननोइंगली हमारे लोग कई बार कर देते हैं। तो बचाव के तौर पर डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ये 4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और प्रिवेंशन के तौर पर ये चारों चीज़ें अगर आप जान लेते हैं तो बचाव के तौर पर जो है ये तरीके कामयाब होंगे और कारगर सिद्ध होंगे। डॉक्टर सोनी, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर पॉजिटिव है किन्हीं भी कारणों से, उनको सरकार की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से क्या क्या सहायता है या क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? विभाग की तरफ से HIV ग्रसित लोगों के लिए, उनको हम बोलते हैं PLHIV, एक नाम से उनको PLHIV के लिए हमारे पास सरकार ने काफ़ी सारी योजनाओं का शुरुआत की हुई है और हम हर लेडी को, पुरुष को जिनको इसकी ज़रूरत है उनके घर घर तक पहुंचा रहे हैं। उसमें पहली स्कीम है, हर अफेक्टेड बंदे को हम 1500 रुपया पर माह हर उनके बैंक में सीधे ट्रांसफ़र करते हैं। पहली स्कीम तो ये है। दूसरा है कि अगर कारणवश या दिस वे और दैट वे अगर एक बच्चा पैदा होता है, उसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, HIV पॉजिटिव पेरेंट्स के होता है, वो पेरेंट्स नहीं रहते हैं, दैट इज़ ऑर्फन चाइल्ड। तो ऑर्फन चाइल्ड के लिए भी हमारे पास स्कीम है। हम उनको पैदा होने से लेके 18 साल तक, जब तक कि बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता है, हम ऐसे 300, 400, 500 और मैक्सिमम अप टू 800 रुपीज़ पर मंथ उनको एक सप्लीमेंट करते हैं ताकि बच्चे के पालन पोषण में कोई दिक्कत ना आए। तीसरी हमारी स्कीम है जो चिल्ड्रन लिविंग विद HIV, जो हमारे बच्चे हैं जो HIV से रह रहे हैं, उनको क्योंकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उनको इम्यूनिटी को डेवलप रखने के लिए मिल्क सब्सटीट्यूशन या फिर हम जैसे हम ओट्स दे रहे हैं या एक स्पेशल सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, जैसे बिस्किट्स दे रहे हैं, तो हम 100 ग्राम पर चाइल्ड पर डे के हिसाब से हमारा ऐसा है। तो हमारे बच्चे को हमारे
हमारा ध्येय रहता है कि हर बच्चे को महीने का 3 kg तक का वो मिल जाए, सो दैट इट इज ए सप्लीमेंट टू दैट ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और वो काफी लंबा जीवन स्पैन उनका रह सके। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई HIV की, आपने बचाव के तरीके भी बताए, क्योंकि कारणों की पहचान करना जरूरी है और बचाव के तौर पर, प्रिवेंशन के तौर पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए ये भी आपने बताया, और किन्हीं कारणों से अगर HIV पॉजिटिव है कोई भी, और उन तमाम के लिए, बच्चों के लिए भी, एडल्ट के लिए भी, उनके लिए क्या क्या सरकार योजनाएं चला रही हैं और उनके लिए क्या क्या सहायता राशि दी जा रही है वो भी आपने बताया। चलिए डॉक्टर साहब, बात करते हैं TB की, जिसे क्षय रोग कहा जाता है। क्षय रोग के बारे में थोड़ा सा बताएं डॉक्टर साहब। पहले तो ये कि प्रदेश सरकार क्या कर रही है उसमें, और बचाव के तौर पर क्या किया जा सकता है। क्षय रोग हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है TB, क्योंकि हमारा ये डिटर्मिनेशन भी है कि 2022 तक हमने 2022 तक जो है 22 तक एलिमिनेशन, क्षय रोग मुक्त जो प्रदेश हो, ये लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य भी है। तो उसके लिए हमें एक्टिवली काम करना पड़ रहा है, और उसके लिए हमारा आजकल एक अभियान चला है, इवन टुडे इट इज गोइंग ऑन, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये अभियान, एक्टिव केस फाइंडिंग। तो इसमें हमारी स्वास्थ्य विभाग की विलेज लेवल तक टीम्स बनी हुई हैं, उसमें हमारी आशा, आंगनवाड़ी, हमारे हेल्थ वर्कर्स एंड मॉनिटर्ड बाय मेडिकल ऑफिसर्स, ऐसे करके एक एक टीम का चयन किया गया है। तो वो टीम्स घर घर जाके जहां भी उन्हें सस्पेक्टेड लगता है कि खांसी जुकाम 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, ऐसे लक्षण वाला कोई, क्योंकि आजकल लोग कई बार, जब से ये कोविड चला है, हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है कि लोग थोड़ा अगर होगा भी तब भी नहीं बोलेंगे, बट जब हमारी टीम्स घर घर जाती हैं और उनको मॉनिटर करती हैं, तो फिर उनके स्पुटम सैंपल लिए जाते हैं, और उन स्पुटम सैंपल्स में जो पॉजिटिव आ जाते हैं, इस ढंग से हम उनको पॉजिटिव टाइमली ट्रीटमेंट पर डाल देते हैं। अगर टाइमली क्योंकि TB एक ऐसी बीमारी है, ये क्योरेबल है। जी, अगर समय रहते आइडेंटिफाई हो जाए, समय रहते डायग्नोसिस हो जाए, तो ये क्योरेबल है, तो ये 100% क्योरेबल है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कई बार पेशेंट्स लेट आते हैं, कि लास्ट स्टेजेस में आते हैं, जब क्योर करने में कई कठिनाइयाँ आती हैं, कई रजीम बदलने पड़ते हैं, बट द थिंग इज़ कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो TB से ग्रसित है उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके हम ट्रीटमेंट पर डालें, क्योंकि और TB का एक और भी है कि ये इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे को लगती है, एक घर में एक है तो औरों को भी हो सकता है। तो फिर हम जिस घर में हैं उस घर के हम सारे परिवार को भी स्क्रीन करते हैं, सारे, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चे और बुजुर्गों का खास ध्यान रखा जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आप बता रही हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आप चला रहे हैं ताकि समय रहते जो है आइडेंटिफाई कर सकें, केस आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो, समय रहते अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उपचार संभव है, और शुरुआती तौर पे उपचार भी जो है वो जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि सरकार की तरफ से TB उन्मूलन के लिए और क्या क्या स्कीम्स, यानी उनको किस तरह की राहत दी जा रही है, मसलन दवाइयाँ कहाँ से मिलती है, मुफ्त मिलती है या फिर और कोई किस तरह के दामों पे कहाँ कहाँ मिलती है, कौन कौन से सेंटर मिलते हैं, ये थोड़ा सा जागरूकता के तौर पर हमारे दर्शकों को बताएं। TB के लिए तो मैं बोलूँ कि बहुत समय से हमारे पास डॉट्स प्रोग्राम था, पहले डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट थी, ताकि मतलब, और इसमें एक बहुत चीज़ क्लियर है कि TB की दवाई कभी भी पेशेंट को खरीदनी नहीं पड़ती है। इट्स ए फ्री ट्रीटमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एवरी पेशेंट, और उसमें भी 2 तरह की है, एक तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, एक जो TB रेजिस्टेंट केसेस हो जाते हैं उनको MDR केसेस बोलते हैं, उनकी ट्रीटमेंट का रेजिम काफ़ी कॉस्टली है, बट कॉस्टली है, लेकिन उसमें भी ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट ऑप्शंस कहाँ क्या क्या है, उस पर भी जानकारी आपसे जरूर चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। दर्शकों, अपना कार्यक्रम हम जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार हम अब स्वैच्छिक रक्तदान के ऊपर आपसे जानकारी साझा करेंगे। मिलते हैं एक छोटे के ब्रेक के बाद। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति।
न्यू इंडिया @75 अभियान से जुड़ने के लिए अपने स्कूल या कॉलेज से संपर्क करें। दर्शकों, इस छोटे से अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम जानकारी दे रहे हैं HIV, TB और स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में। डॉक्टर सोनी, ब्रेक में जाने से पूर्व आप बात कर रहे थे कि प्रदेश में TB का उपचार एकदम मुफ्त है, कोई दवाई लेने की बाहर से आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने साथ ही साथ कहा कि 2 तरह का उपचार अवेलेबल है। एक तो ये कि जो नॉर्मल जो TB जो आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद TB का उपचार देना शुरू करते हैं, और दूसरा आपने कहा MDR, यानी जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं या बीच में किन्हीं कारणों छोड़ देते हैं मेडिसिन, और क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ इसमें होती है, मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंस हो जाती है उसका उपचार अलग से देना पड़ता है। इन दोनों के बारे में थोड़ा मैं समझना चाहूँगा हमारे दर्शकों के माध्यम से कि क्या फ़र्क है दोनों में, एक नॉर्मल उपचार और दूसरा जो रेजिस्टेंट थेरेपी आप देते हैं। एक तो नॉर्मल हमारा ट्रीटमेंट प्लान है 3 ड्रग्स 4 ड्रग्स की हम देते हैं कि जब तक वो स्पुटम नेगेटिव, पहला इंटेंसिव फेज है 2 मंथ्स के लिए, 6 वीक्स के लिए। फिर जब वो इंटेंसिव में वंस द पर्सन बिकम्स स्पुटम नेगेटिव तो वो सोसाइटी के लिए खतरा नहीं रहता है। इमीडिएटली जब स्पुटम नेगेटिव हो जाए तो हमें कोई वो एक नॉर्मल घर में एक नॉर्मल संक्रमण फैलाने में संक्रमण वो जब भूमिका नहीं निभाएगा फिर अगर नेगेटिव आ जाता मगर उसकी पर कई लोगों में एक भ्रांति है, मैंने देखा है अक्सर कि जब वो थोड़े से ठीक होने लगते हैं तो वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। उनको लगता है हम ठीक हो गए, बट दैट इज हाउ दिस क्रिएट्स द रेजिस्टेंस फैक्टर। जब वो एक अनियमित तौर पर अगर वो ट्रीटमेंट लेगा और बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देगा बिना डॉक्टर की सलाह के छोड़ देगा तो उसका इफेक्ट ये होता है कि वो रेजिस्टेंस केसेस में चला जाता है। उसका भी एक प्रोसीजर है, उसको एक डायग्नोज कैसे करना है, उसके सैंपल्स जाते हैं। आजकल गवर्नमेंट हमारे सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में एक ट्रूनेट मशीन है, उसके थ्रू फिर हम सैंपल आगे धर्मपुर मतलब दिस इज ऑल प्रोसीजर जो होता है। बट अल्टीमेटली एक मल्टी ड्रग MDR के लिए एक रजीम है, वो रजीम उसमें नंबर ऑफ ड्रग्स ज्यादा है। अगर मैं बोलूँ तो वो नंबर ऑफ ड्रग्स अगर देखें तो ज्यादा लगती हैं, बट अगर और हमारे इनवेरिएबली क्या होता है कि लोग जो होते हैं जो रेजिस्टेंट वाले होते हैं वो डर जाते हैं कि इतनी दवाइयाँ खानी नहीं होना ठीक। बट ये भी भ्रांति में एक निकाल देना चाहती हूँ कि अगर वो MDR की ट्रीटमेंट भी रेगुलरली लेंगे और प्रॉपरली लेंगे जैसा कि उनको गाइडलाइन दी गई है तो आई एम श्योर 95% उसमें रिकवरी रेट है। बट द प्रॉब्लम इज कि प्रोवाइडेड कि आप उसको कंटिन्यू करें। जी डॉक्टर सोनी, मुझे लगता है आपने बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे मिथ तोड़े इसमें। वो ये कि जैसे आपने कहा कि एक तो जो है डॉक्टर की सलाह से जो है जब तक कहा जाए तब तक दवाई लें, बीच में ना छोड़ें। अगर आपको लगे कि आप ठीक हो रहे हैं या हो गए हैं, अपनी तरफ से सिम्टम्स नहीं है, तब भी आप बीच में ना छोड़ें क्योंकि फिर रेजिस्टेंस होने की संभावना रहती है। फिर उसके बाद अगर ड्रग रेजिस्टेंस हो भी जाती है तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने कहा वो ट्रीटमेंट रिजीम है, उसके हिसाब से फॉलोअप करें और जैसे डॉक्टर की सलाह से उतने दिन दवाई खाएँ। तो प्रॉपर खाने की आवश्यकता है और आप TB मुक्त हो जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी जो है वो स्पुटम आपका नेगेटिव हो जाएगा। डॉक्टर सोनी, ये तो बात विस्तार से TB की होगी। मेरा अगला सवाल स्वैच्छिक रक्तदान के ऊपर। ये स्वैच्छिक रक्तदान की हम बार बार बात करते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी जागरूक करने का प्रयास भी करते हैं। मैं ये चाहूँगा डॉक्टर सोनी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि स्वैच्छिक रक्तदान क्यों करना लाभप्रद है, क्या उसके फायदे हैं और व्यापक तौर पर आप क्या प्रोग्राम चला रहे हैं प्रदेश में। ब्लड डोनेशन, ये स्वैच्छिक रक्तदान एक ब्लड डोनेशन जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये बहुत सारी NGOs भी चला रही हैं इसको, विभिन्न NGOs इसको कंडक्ट करती हैं, ब्लड डोनेशंस करवाती हैं। इसके साथ साथ हमारे ब्लड बैंक्स भी इसका ब्लड डोनेशंस करते हैं। इसमें हर एडल्ट लोगों के लिए 18 से 60 ईयर्स तक के लोगों के लिए मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि दीज आर द पीपल जो आसानी से बार बार ब्लड दे भी सकते हैं, जब ज़रूरत आने पर वो रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि उनको हमारे जो अंदर ब्लड है वो हर 3 महीने बाद रिप्लेस हो, ब्लड सेल्स जो है वो रिप्लेस वैसे भी हो जाते हैं। तो लोगों में डर है कि अगर मैं बार बार ब्लड दूंगा या मैं ब्लड दूंगा तो मेरे को कमज़ोरी आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। ब्लड देने से कभी भी कमज़ोरी नहीं आती है और ये ब्लड हमारा वैसे भी तो वेस्ट होने जा रहा है, इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ। और अगर पुरुष, एक हेल्दी पुरुष में आप समझें तो आप 3 महीने के बाद दोबारा भी ब्लड दे सकते हैं और महिलाओं में 4 महीने के बाद आप दोबारा से ब्लड दे सकते हैं। और ब्लड देने के लिए हमारे ब्लड बैंक्स जगह जगह कैंप्स लगा रहे हैं। हमारे 17 ब्लड बैंक्स हैं
हमारे स्टेट में 17 एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कहाँ और उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन वैन्स हैं, ब्लड वैन्स हैं, जहाँ जहाँ अगर ज़रूरत पड़ जाती है, कभी किसी ज़िले में अगर किसी स्थान पर ज़्यादा ब्लड डोनेशन की जरूरत तो हम वैन्स भी भेजते हैं ताकि ब्लड डोनेशन में कमी ना आए। मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपके द्वारा दिया हुआ ब्लड पता नहीं कहाँ किस व्यक्ति को, किस प्रेग्नेंट लेडी को कहाँ कैसे अफेक्ट कर गया, कैसे किसकी जान बचा गया। क्योंकि अक्सर हमने कैजुअलिटीज़ में देखा है कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लोग आते हैं, कोई बाइक एक्सीडेंट कोई कैसे, तो उनके साथ तो कई बार अटेंडेंट भी नहीं होते हैं, तो उनको फ्री ब्लड बिना रिप्लेसमेंट के अगर ब्लड मिलता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप जाने अनजाने में पता नहीं कितनी जानें बचा जाते हैं। ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जागरूक जो है वो सरकार भी करती है। आपने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कहा तो ब्लड डोनेशन बहुत अनिवार्य है। और आपने कहा कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक इस आयु वर्ग में कोई भी व्यक्ति महिला पुरुष दोनों जो है रक्तदान कर सकता है और करना चाहिए। डॉक्टर सोनी, मेरा सवाल ये कि क्या कोई ऐसी अवस्थाएं भी हो सकती है जहां ब्लड डोनेशन नहीं किया जा सकता? हाँ, जैसे हमारे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग हैं या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं या जैसे कोई HIV से ग्रसित व्यक्ति या कोई भी है, उस ढंग से कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो गंभीर हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी से अगर पीलिए से ग्रसित हैं तो ऐसी कंडीशंस में क्योंकि वो सर्टिफाई करना पड़ता है जब भी ब्लड डोनेशन करते हैं, तो इन 4 चीज़ों, मलेरिया है, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं इनके लिए सर्टिफाई करना पड़ता है कि ये चीज़ें फलां एंड फलां जो भी ब्लड डोनेट कर रहा है ही इज़ फ्री फ्रॉम दीज डिजीजेस। तो ये एक, और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कभी नहीं बोलते हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए, दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बेसिकली कि जिनको ब्लड नहीं देना चाहिए। जी, बहुत कम अवस्थाएं जैसे आपने कहा कि इन परिस्थितियों में जो है वो एडवाइस नहीं करते हैं डॉक्टर ब्लड डोनेट करना। तो कम परिस्थितियां जैसे आपने कहा कोई गंभीर रोग से ग्रस्त है या प्रेग्नेंट है उसमें ही, अदरवाइज जैसे आपने कहा 18 से 60 वर्ष के बीच में रक्तदान अवश्य करें और करना भी चाहिए। डॉक्टर सोनी, मेरा एक सवाल संक्षेप में मैं जरूर चाहूँगा आपसे कि वो मैं थोड़ा पूछना भूल गया और बहुत ज़रूरी है, मेरे जहन में अभी अभी आया, वो ये कि HIV और जो TB में है क्या कोई कोरिलेशन है? बहुत, क्योंकि हमने एक ये भी है, गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी स्टार्ट की है रादर जो HIV ग्रसित है, क्योंकि HIV ग्रसित जो भी व्यक्ति होगा वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा, यानी कि उसकी इम्यूनिटी स्टेटस बहुत लो होता है, तो उस कंडीशन में उसको TB कैच करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन दैट सिचुएशन आई से कि जो हमारे यहाँ मतलब हमारे ICTC सेंटर्स में, ART सेंटर्स में ये सब चल रहा है कि जो HIV से जिनको हम डायग्नोज कर लेते हैं उनका हम TB टेस्ट मस्ट कर दिया है, ज़रूर करते हैं, या फिर जो जिनका हम TB का टेस्ट करते हैं, जो हम TB के लिए लेते हैं और TB पॉजिटिव आते हैं, उनकी HIV जांच बहुत ज़रूरी है। जी, तो कोरिलेशन है और बहुत गंभीर कोरिलेशन है। जैसे आपने कहा कि दोनों में जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, दोनों में जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाती है, इसलिए इनका सामंजस्य जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सोनी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन 3 चीज़ों के बारे में आज आपने दी। आप स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे दर्शकों से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपको दी उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही साथ जानकारी के लिए जो हमने टिप्स दिए उन्हें अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।